प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद जी। बहुत दिन के बाद आज आपसे इस तरह मुलाकात हो रही है और आप मीडिया से लगभग 1 साल से दूर हैं। कोई खास वजह थी? आप मीडिया से आपने बात करना ही, इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया? मीडिया में सबसे ज्यादा मेरे समाचार ही छपते हैं। बिना इंटरव्यू दिए? नहीं, बिना इंटरव्यू दिए नहीं। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के 2 महीने के अंदर ही आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा का उपचुनाव आ गया। उपचुनाव के तत्काल बाद विधान परिषद के 36 सीटों के चुनाव आ गए। इसके बाद फिर उपचुनाव आ गए। दूसरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी हम लोगों के लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे, तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया से तो हमारा इंटरेक्शन लगातार बना रहा है। तो आपको ये जो पहले तो स्टारडम था आपका, अब आपका सुपर स्टारडम हो गया है, ये कैसा लगता है अभी आपको? देखिए, हम लोग जो पहले थे वही है। हाँ, उत्तर प्रदेश को मीटर गेज से अब हमने बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ा दिया है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। योगी जी, आप एक बड़े यूनिक संत हैं। संत तो देश में और हमारे समाज में बहुत हैं। आप एक संत भी हैं, प्रशासक भी हैं, और आजकल जो ग्लोबल समिट की, इन्वेस्टमेंट समिट की बात आप कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि अब आप अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। तो एक ऐसा संत जो अब इकोनॉमी की बात भी करता है, फाइनेंस की बात भी करता है, तो एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन आपने बनाया है। देखिए, हम लोगों ने जीवन को एकांकीपन के साथ नहीं, समग्रता के साथ जीने पर विश्वास किया है और कभी हम लोगों ने इस बात, विकास का कभी विरोध नहीं किया। वो ठीक है, मेरे बाने को देख करके लोग पहले क्या बोलते थे या क्या सोचते थे, मैंने कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। लेकिन मैं 1998 से लेकर के 2017 तक देश की संसद में था। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी। 2017 से मैं प्रदेश में हूं, मुख्यमंत्री के रूप में यहां सेवा कर रहा हूं। हमने अपनी पार्टी की विचारधारा और उनके मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए विकास को फोकस किया है। वेशभूषा से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है। शुरू में लोग आपको स्वीकार करने में उनको परेशानी हो रही थी कि एक भगवा पहने एक संत मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। आपने भी इस परेशानी का सामना किया? हमेशा करते हैं, लेकिन उनका काम और उनकी सोच, देखिए, जिसकी जितनी सोच होगी, जितना विवेक होगा, उन्हें हम उसके लिए दोषी क्यों ठहरा देते हैं? ईश्वर ने उनको जब उतना ही सोचने की सामर्थ्य दी है, उससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों करते हैं? इसलिए उधर बहुत ध्यान नहीं देता मैं। अपने उस एजेंडे को जो पार्टी ने तय किया है, जो शासन ने तय किया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूं और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का परिणाम है आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक जीवन में लगते रहे हैं, लगेंगे भी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमें परिणाम पे फोकस करना पड़ेगा और जब परिणाम आएंगे सबके मुंह अपने आप बंद होंगे। अब मैं आपकी सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करता हूं, जो आप यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी आप करने जा रहे हैं। 17 लाख करोड़ का आपने एक टारगेट रखा। ये बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि आपकी पूरी यूपी की अर्थव्यवस्था 18.5 लाख करोड़ के आसपास की है और 17 लाख करोड़ लगभग उतना ही आप यहाँ निवेश लाना चाहते हैं। अब कोई उद्योगपति आज आपसे ये पूछे कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों पैसा लगाऊं,
मैं महाराष्ट्र में क्यों ना लगाऊं, पश्चिम बंगाल में क्यों ना लगाऊं, राजस्थान में क्यों ना लगाऊं, पंजाब में क्यों ना लगाऊं, तो उसे आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जो जीडीपी है आज के दिन पर, वह 23 लाख करोड़ से ऊपर की है और पिछले 6 वर्ष में ये लगभग दुगनी हुई है। हमने जब सत्ता संभाली थी, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की थी। आज वह 23 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है। और जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी, उससे ज्यादा का निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। लेकिन हर बॉल पर आपको छक्का मारना पड़ेगा। देखिए, छक्के के आगे भी अगर कोई बॉल पड़ सकती तो यूपी वहां की यात्रा करने को तैयार है। योगी जी, एक हमारे दर्शकों को भी ये लग रहा होगा आज कि हमारे दर्शकों ने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए देखा है, बुलडोजर की बात करते हुए देखा है, हिंदुत्व की बात करते हुए देखा है, इकोनॉमी की बात करते हुए, फाइनेंस की बात करते हुए, आंकड़ों की बात करते हुए। ये एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि योगी जी ने असल में बीएससी किया है मैथ्स में, तो आपकी वो डिग्री अब जरूर काम आ रही होगी आपके। देखिए, डिग्री के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के उन चुनौतियों से जूझते हुए, दूसरा व्यावहारिक जीवन में अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके साथ कार्य करते हुए जो अनुभव हुए हैं, वह एक नया व्यावहारिक ज्ञान होता है और वह महत्वपूर्ण होता है। और उन सभी चीज़ों को लेकर के समग्रता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह हम लोगों को एक नई ऊर्जा देता है। अब मैं अगले विषय पर आता हूं। 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा रोड मैप भी बताया कि बजट को लेकर घर घर जाइए और सरकारी योजनाओं को लेकर घर घर जाइए। आपका अपना आकलन या ये कह लीजिए कि आपकी अपनी भविष्यवाणी 2024 के बारे में क्या है? देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छे बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 2019 से अच्छी सीटें 2024 में आएंगी। आपको कभी वो दबाव महसूस होता है, जैसे टीम में एक ओपनिंग बैट्समैन होता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये तो शतक लगाएगा ही हर मैच में, इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, आपसे हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि अब आप 70+ सीटें तो आप लाएंगे ही। ये 100% आएगा। उम्मीद वहीं होती है जहां आने की संभावना होती है और उत्तर प्रदेश उन्हीं संभावनाओं वाला प्रदेश है। आजकल योगी जी, आपने एक नया एजेंडा बनाया जिस पर बहुत चर्चा हो रही है, जब आपने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक राष्ट्रीय धर्म है, उसको लेकर लोग बड़े अनकंफर्टेबल हैं। और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा सनातन धर्म पर हमले भी बहुत हो रहे हैं, साधु संतों को लेकर भी तरह तरह की बात की जा रही है और कहा जाता है कि भाई ये तो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो जादू टोना करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। जब एरोप्लेन नहीं आया होगा और पुष्पक विमान की चर्चा हुई होगी तो लोगों को लगा होगा कि क्या बात कर रहे हैं सब। महर्षि भारद्वाज के विमानन शास्त्र के बारे में जिन लोगों ने उस समय पढ़ा होगा और खासतौर पर पश्चिम के लोगों ने, तो उन लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे सब तो एक कपोल कल्पना है। या भारतीय दर्शन जिन बातों को कहता रहा है, जिन लोगों ने व्यावहारिक जीवन उस रूप में नहीं देखा है, जिन लोगों को बाह्य दृष्टि और भौतिक दृष्टि ही सब कुछ नजर आती है, उनके लिए सब कपोल कल्पना ही होगी। लेकिन आज जब जहां तक सनातन धर्म की बात है, हर देश का अपनी एक आत्मा होती है जो उसको संजीवनी देती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके विपरीत परिस्थितियों में सदैव उसका संबल बनती है। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। और इसलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यह धर्म और मत और मजहब के भेद को हमें समझना होगा। धर्म एक जीवन पद्धति है
मत और मजहब एक उपासना विधियां हैं, इन दोनों को हमें समझना होगा। जो समझ पाएगा वह इसके मर्म को समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो अपनी व्याख्या करेगा, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना प्रत्यालोचना होता रहेगा। या ये कह लीजिए कि जिसको समझ में आ गया वही रहेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं रहेगा। नहीं, अब ये आपकी सोच हो सकती है, हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आह्वान सबको करें। बात करते हैं और एक राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी और राहुल गांधी की ये जो विचारधारा है और भारत जोड़ने की जो बात हो रही है, इसका आकलन कैसे करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी है और वह अपनी नकारात्मकता के कारण लगातार गर्त की तरफ जा रही है। अगर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं तो देश और आम जनमानस क्यों सोचेगा? किसी भी राष्ट्रीय इशू में और सरकार के साथ में नहीं खड़े होते। देश के अंदर रहेंगे तो देश का विरोध करेंगे, आपस में लड़ाने की बात करेंगे। देश के बाहर जाएंगे तो देश की निंदा करेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, और जब सत्ता में जाना हो तो उत्तर प्रदेश को मोहरा बनाने का काम भी करेंगे। जनता इस दुविधापूर्ण चरित्र से उब चुकी है। आपने एक बात नोट की होगी कि जो विदेशी रिपोर्ट्स आजकल जो आ रही हैं, विदेशों से जो सब चीज़ें आ रही हैं, ताज़ा ये है, आप देखिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें अडानी का ये जो स्थिति पैदा हुई, इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इससे पहले बाकी के अलग अलग जो एनजीओज हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, जो कट्टर हिंदूवादी ताकतें हैं वो यहाँ मजबूत हो रही हैं। तो ये जो विदेशी रिपोर्ट्स हैं ये हमारे देश की राजनीति में बहुत एक अहम रोल देखिए प्ले कर रही है। ये चीजें जब भी चुनाव आते हैं उसके आसपास इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन नेतृत्व के प्रति देश की जनता के मन में जो विश्वास है वह बड़ी बात है, और इस पे कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले विपक्ष को भी उन साजिशों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रची जा रही है। सनातन धर्म पर जो हमले हैं अचानक से आपने देखा होगा बढ़ गए होंगे। अब जब सनातन धर्म से जुड़ा कोई संत कोई बात करता है तो उसको कहते हैं तो चमत्कार दिखा रहा है, जादू टोना कर रहा है। दूसरे धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं जब वही वो काम करते हैं तो उसको वो बहुत रैशनल मानते हैं। मदर टेरेसा अगर कहे तो उसको वो बोलते हैं कि ये दैविक शक्ति है, लेकिन हमारा कोई संत अगर कोई चीज़ भविष्यवाणी कर दे तो कहते हैं कि ये जादू टोना कर रहा है। ये आपको क्या लगता है कि जानबूझकर इस समय ये हो रहा है ताकि? देखिए यही दोहरा चरित्र तो उनको हमेशा कटघरे में भी खड़ा करता है, उन्हें अविश्वसनीय भी बनाता है। हमने अपनी बात किसी पे थोपी नहीं है, हमारे किसी संत ने किसी पे अपनी बात नहीं थोपी है। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, नहीं लगता मत देखिए। आपको जो पसंद आए वो करिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी को कोई बाधा नहीं, लेकिन उसके नाम पर आप पूरे देश को कोसिए मत। उसके नाम पर आप देश को गाली नहीं दे सकते, पूरे भारत को और भारत की आत्मा को पर कुठाराघात नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इसकी छूट और इसकी इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। पर आप देखिए रामचरितमानस के बारे में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां आजकल की जा रही हैं, किसी और धर्म के ग्रंथ को लेकर ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को
उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी असलियत समाज समझ चुका है। मोदी जी एक सॉफ्ट फेस दिखते हैं और आप हार्डलाइनर, तो ये पूरी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी में एक चेंज चली आ रही है। देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और हिंदुत्व ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, और केवल हिंदुत्व होता है और वह भारत की जीवन पद्धति होती है, और कोई शब्द नहीं है। भारत की जो मूल जीवन पद्धति है वही हिंदुत्व है, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर आप बहुत आजकल लोकप्रिय हैं, आपके मैं लगातार देखता हूं, आपके मीम्स भी बनते रहते हैं, आपके वीडियोस भी चलते रहते हैं, और सब जगह ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। तो इसके पीछे कोई आपकी सोशल मीडिया टीम काम करती है, आपकी ऑर्गेनिक लोकप्रियता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी खतरनाक होती है। देखिए, मेरी कोई टीम नहीं है और हमारी कोई टीम अलग से काम नहीं करती है। कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को स्वयं जांच करनी चाहिए जी। और देखिए, आप सोशल मीडिया को एनालिसिस करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जी, उसके माध्यम से जांच करनी चाहिए, सही तथ्य सबके सामने आ जाएंगे। अलग अलग जो सर्वेज होते रहते हैं आजकल, उसमें एक सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर का ही था, मूड ऑफ द नेशन। उसमें बताया गया कि इस समय आप सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। 39.1% लोगों ने आपको वोट दिया, मतलब आपको अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी ऊपर रखा। तो आप कह सकते हैं, आप खुद भी ये मानते हैं कि आप भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छा हूं और मैं ये भी नहीं मानता मैं बुरा हूं। मेरे लिए अच्छा और बुरा दोनों में समत्व भाव रखने की सामर्थ्य है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं। पार्टी के द्वारा दिए गए उस एजेंडे को जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी हो, उसको लागू करने का प्रयास करता हूं, और उसको प्रयास करने के लिए निरंतर जो भी अपने स्तर पर जिस भी प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उस कार्यक्रम को लेकर के चल रहा हूं।